नमस्कार। स्वागत है आप सभी हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है पल्लव कुमार और आज के इस कार्यक्रम में हमारी चर्चा का बिंदु है वर्तमान समय में ऑनलाइन गेम्स और उनके प्रभाव। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास युवा मेहमान जुड़े हुए हैं जिनका परिचय मैं आप सभी से कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं उत्कर्ष मिश्रा, जो कि को फाउंडर हैं फ्लॉक्सस के, जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है। स्वागत है आपका उत्कर्ष। आज हमारे साथ हैं अभिषेक रंजन जी, जो कि फाउंडर हैं पॉलिसी मैट्रिक्स के और एक्स फेलो भी रह चुके हैं LAMP के। इनका पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी योगदान रहा हुआ है और ऑनलाइन गेम्स के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। आज के हमारे तीसरे खास मेहमान हैं शिवम शेखर। शिवम शेखर ने हाल ही में गूगल समर ऑफ कोर्स को क्रैक किया हुआ है और खेल जगत से, ऑनलाइन गेम्स के जगत से इनका काफ़ी जुड़ाव रहा हुआ है। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है भारत फर्स्ट के इस मंच पर। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा पहले सवाल से। पहला सवाल मेरा शिवम से है। शिवम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिजिकल गेम्स और ये जो ऑनलाइन गेम्स हैं, इनमें किस प्रकार का अंतर आप पाते हैं? मेरे हिसाब से इनमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। फिजिकल गेम्स में ऑब्वियसली फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेडिशनली स्पोर्ट बोलते हैं। ऑनलाइन गेम्स में ऐसा होता है कि आप अल्टीमेटली एक्टिविटीज़ वो सारे सेम ही करते हैं, बस आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होता है। आप जब स्पोर्ट्स की जब बात करते हैं, तो आप क्रिकेट की बात करते हैं, तो वो एक टीम स्पोर्ट है, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं। वैसे ही आजकल जितने भी मल्टीप्लेयर गेम्स होते हैं, जो स्पेशली जो सारे फेमस मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, वो भी टीम स्पोर्ट ही हैं। वो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं होते हैं। आपको इंडिविजुअली मतलब आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप एक सर्टेन लेवल ही हिट कर सकते हैं। तो ये मतलब कंपैरिजन ड्रॉ करना स्पोर्ट्स में और ये जिसे हम आजकल ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, जो कि हमारा ई स्पोर्ट्स एज इन लाइक इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जो कि हम मल्टीप्लेयर वीडियो गेम्स को आजकल बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दोनों मेरे हिसाब से बहुत हद तक सिमिलर ही होते हैं। टीम बिल्डिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, प्लान एग्जीक्यूशन, ये सारे दोनों में ही आते हैं। ऑब्वियसली फिजिकल एक्टिविटीज ई स्पोर्ट्स में कम होते हैं इन कंपैरिजन टू एक्चुअल स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल हम अभिषेक जी से पूछ लेते हैं, अभिषेक रंजन सर से, कि मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि जो ये ऑनलाइन गेम्स की ये जो कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये आज की आधुनिक भारतीय संस्कृति में हम इसको कहाँ तक समझ सकते हैं, कहाँ तक समझ पाते हैं? जी जी, धन्यवाद पल्लव आपको और युवा मंच को सबसे पहले ऐसे क्रिटिकल टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए। तो आज अगर आप देखेंगे, अगर समझे पूरे इंडस्ट्री को, तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो टोटल डाउनलोड था लास्ट ईयर पैंडेमिक के टाइम्स में, और चूंकि सब चीज वर्चुअल और ऑनलाइन हो गया, तो वो मल्टीफोल्ड बढ़ा है। तो इसको मैं तो पहले एक गेमिंग का जो इवोल्यूशन है, चूंकि उत्कर्ष और शिवम सारे लोग गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो कैसे याद करें कि जब हम लोग के पास 90s के एरा में वो छोटा सा वीडियो गेम होता था, उसपे कार रेसिंग या उस तरीके से एक वीडियो गेम का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन उसके बाद जो जो ऐप आने लगा, तो उसके बाद डाउनलोड बढ़ने लगे, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आए, लोगों ने काफी एंजॉय किया। हम लोग को बीच में सेगा से जो इवोल्यूशन हुआ ऑनलाइन एप्स में, तो टेनिस का कुछ ऐप था, क्रिकेट का था, बहुत सारे अन्य अन्य गेम का, तो एक पूरा इवोल्यूशन हुआ है। और ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री हुई, बहुत सारे ऐप्स इस पे आए, तो एक बहुत अच्छा इवोल्यूशन हुआ। लेकिन अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो ऑनलाइन गेम्स के कारण जो पैंडेमिक में काफी ज्यादा बच्चों ने उसको डाउनलोड किया, खेला, तो आपने कहीं कहीं ये भी पढ़ा होगा कि कैसे बच्चों की पढ़ाई में इस पे व्यवधान पड़ रहा है, बाकी काफी इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे इशू ऑनलाइन गेमिंग के कारण आ रहे हैं। और कुछ इशू डेटा प्राइवेसी, और एक एक जो गेम था पबजी, जो कि चाइनीज ऐप के कारण बंद हो गया था, फिर उसका एक रिलॉन्च हुआ है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से, तो उसमें काफी सारा इशू एक ओपन हो गया है। तो अभी आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो ऑनलाइन गेमिंग का महत्व बढ़ गया है। तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को उसको ऑनलाइन रेगुलेशन, सारी पॉलिसी निर्धारित करनी पड़ेगी। थैंक यू। तो मेरा इस पर एक फॉलो अप सवाल ये रहेगा कि
जो हमारी जो पुरानी संस्कृति रही है और अभी जो संस्कृति का जैसे ये है, तो उसमें ये किस हद तक स्वीकार्य है? अब देखिए, अब संस्कृति वाइज तो उस टाइम तो ऑनलाइन गेमिंग था नहीं, और वर्चुअल और ये सब चीज तो कंप्यूटर लैपटॉप तो नया आया है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन जो अभी एक उत्तर मिला था, तो उसमें डिफरेंस पड़ता है शारीरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे। ऐसा नहीं, काफी सारे ऑनलाइन गेम्स हैं जो आपको चैलेंज करते हैं सोचने के लिए। क्विजेस है ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्वीकार्य है, लेकिन आपको एक फैमिली वाइज है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कितना बैलेंस रखना है। बच्चे को आप कितने देर ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अलाउ करेंगे। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि आप खेलिए, और अपने आप को वो एंगेज रखते हैं। तो इसके कारण बच्चों में भी एक स्वीकृति आ गई है, और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि चलो बच्चे खेल रहे हैं तो, लेकिन उसका प्रभाव, स्क्रीन टाइम का प्रभाव पड़ेगा, आपका मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो बहुत सारे इसमें इश्यूज आ जाएंगे, और इनको एक लार्जर पॉलिसी फ्रेम में रख के समझना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अभी स्टार्ट हुआ है, और आगे 4-5 साल में समझिए $3.8 बिलियन का एक इंडस्ट्री होगा, जो बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा। थैंक यू। उत्कर्ष जी से मेरा ये सवाल था कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के जो निर्माता होते हैं, इनके दिमाग में क्या क्या सोच के ये गेम्स को बनाते होंगे, और क्या इनके विचार रहते होंगे, क्या उनका विजन होता होगा इन चीजों को लेके? राइट। सो अगर मैं जैसा समझ सकता हूँ, मैं जैसा देख रहा हूँ, तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्क्रीन से जुड़े रहे। ठीक है, तो गेम में सबसे प्राइवेट मतलब सबसे काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगी कि वो एडिक्टिव हो, क्योंकि लोग जितना ज्यादा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करेंगे, जितना ज्यादा टाइम वो गेम खेलेंगे, उतना ही ज्यादा उनका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। प्लस इसके बाद एक दूसरा एस्पेक्ट्स हो जाता है, गेम में बहुत सारे गेमिफिकेशन के एस्पेक्ट्स भी कवर होने चाहिए, कि आप उसमें कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें नए नए सामान खरीद सकते हैं, सो दैट आपका रेवेन्यू भी काफी बढ़ता हो। एंड अगर इसको थोड़े से अलग एस्पेक्ट्स में देखा जाए, या फिर थोड़ा आगे के एस्पेक्ट्स में देखा जाए, तो बहुत बार ये गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बार कंपनीज ये करती है कि लोगों के माइंडसेट को भी अफेक्ट करे थोड़ा, कि लोग जैसा सोच रहे हैं, जैसा परसीव कर रहे हैं, ये चीज को भी थोड़ा सा अफेक्ट करे, एंड धीरे 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 लोग को कल्चर से मे बी थोड़ा सा कुछ अलग दिखाया जाए, कुछ और एस्पेक्ट्स में, जहाँ कि आगे चल के उनका माइंड पे भी अफेक्ट पड़े। तो ऐसा चीज भी इंट्रोड्यूस किया जाता है बहुत बार। जी धन्यवाद। मेरा अगला सवाल शिवम से है। शिवम, जैसा कि हम सबने बात की कि गेम्स हम खेलते हैं, जुड़े रहते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ जाता है, या लोगों का जो लोग गेम्स खेलते हैं, तो इस पर मतलब कि एकेडमिक परफॉर्मेंस में किस प्रकार से कोई इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव आता है? गेमिंग एक एकेडमिक से भी जोड़ के कई बार देखा जाता है, पर जब इसका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होती है किसी बच्चे की या किसी भी आदमी की, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है आपके हिसाब से? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ जो एडिक्टिव हो सकती है, तो अगर लोगों पे मतलब अगर वो लोग सावधानी नहीं बरते तो वो तो एडिक्टेड हो ही जाएंगे। तो इसमें ये गेमिंग अपने आप में मतलब एक आइसोलेटेड चीज़ नहीं है, और उसे आइसोलेट करना भी अच्छा नहीं रहेगा। अकेडमिकली अगर बात करें तो, अकेडमिक परफॉर्मेंस के सेंस में बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट से एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बैडमिंटन से एडिक्टेड हो जाते हैं, स्पोर्ट्स से एडिक्टेड हो जाते हैं। तो उससे भी तो उनके पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है। बस वो हमने मतलब लाइक बचपन से हमने थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलने के लिए हमें थोड़ा प्रोत्साहित किया गया है, तो हम उसे उतने बुरी तरीके से नहीं लेते कि चलो क्रिकेट खेला जा रहा है तो हो सकता है वो इंसान बड़ा होकर क्रिकेटर बन जाए। गेमिंग के बारे में अभी उतनी जागरूकता है नहीं, एटलीस्ट मतलब इंडियन डेमोग्राफी में बात किया जाए तो इंडियन पॉपुलेशन में अभी ये जानकारी नहीं है गेमिंग के बारे में। तो मतलब गेमिंग ऐसे आइसोलेटेड नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको फोन दे दिया जाता है और उन्हें उससे चिपकने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर आप स्पोर्ट्स की अगर बात करो तो वहां पर लोग थकते हैं तो रुक जाते हैं। गेमिंग एक ऐसी चीज है जहां पर फिजिकली बॉडी पे बहुत ज्यादा टोल नहीं पड़ता है। एट मैक्स क्या होगा, एट मैक्स आप 4 घंटे गेम खेलोगे तो हो सकता है आपका थोड़ा सर दर्द करे, जो आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे तो वापस वो ठीक हो जाएगा और आप फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये जो थोड़ी फिजिकल रेस्ट्रिक्शन और मतलब थोड़ा कंट्रोल्ड वे में अगर किया जाए तो मतलब गेमिंग एज अ होल मतलब
कुछ बुरा ऐसे मतलब प्रभाव नहीं डालती। वो तो उस इंसान के ऊपर है जो गेमिंग से एडिक्टेड है, या फिर उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर है। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि सारे पेरेंट्स मतलब निगरानी नहीं रख सकते अपने बच्चों पे 24 घंटे, पर अगेन मतलब गेमिंग एडिक्टिव है, और भी बहुत सारी चीजें एडिक्टिव हैं। शुगर एडिक्टिव है जो बॉडी के लिए खराब होता है, बहुत सारी चीजें एडिक्टिव होती है, तो आप निगरानी नहीं रख सकते। पर मतलब वही है, इसको आइसोलेट अलग से करना। और इसको मतलब जैसे आजकल हम लोग बहुत नेगेटिव इमेज देखते हैं कि बच्चे पबजी खेलते रहते दिन भर और ये करते रहते, तो इसमें पूरी तरह से बच्चों की गलती तो नहीं है। बच्चे तो खेलेंगे, बच्चों को अगर किसी चीज में मारा है तो वो तो खेलेंगे ही। ये तो मतलब एज ए सोसाइटी उनका दायित्व बनता है ना कि वो उन बच्चों पे थोड़ा काबू रखें, उन बच्चों को मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दें हमेशा। मतलब ऐसे नहीं कि वो आपको परेशान करें तो आपने उनके हाथ में फोन पकड़ा दिया तो वो जाकर दिन भर चिपके हुए फोन से। तो वो एज ए सोसाइटी वो हमें मतलब एज ए चैलेंज लेना होगा। और मतलब गेमिंग को एज ए नेगेटिव मतलब इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगेन मतलब इट्स जस्ट अ फन एक्टिविटी, इट इज सपोज टू बी अ फन एक्टिविटी। तो अगर उसे बस एज अ फन लीजरली एक्टिविटी की तरह देखा जाए तो आई डोंट फील कि मतलब उससे कुछ हार्म होना चाहिए एकेडमिकली। सो दैट विल बी माय आंसर। तो शिवम, जैसा कि शिवम ने बताया कि उसको आइसोलेट नहीं कर सकते उसको, और कई उसके और दूसरे भी प्रकार के जो प्रभाव हैं, पर सबको जोड़ के देखना होगा और मिलजुल कर एक सही दिशा में सबको निर्णय लेना चाहिए। तो इस पर एक सवाल मेरा अभिषेक जी से है कि हाल ही में पॉलिसी मैट्रिक्स ने ऑनलाइन गेमिंग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो मैं चाहूंगा कि आप उनके कुछ खास बिंदुओं पर प्रकाश डालें। जी, तो रिपोर्ट का हमने एक ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर रिपोर्ट किया था और उसमें पॉलिसी के बेसिस पे मेनली हमने उसको एनालाइज किया है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन गेम का जो एक इंडस्ट्री है काफी बड़ा हो गया था। चाइनीज कुछ ऐप्स बैन हो गए थे। तो अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक हैं श्री निनोंग वेरिंग, उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा था कि ये ऑनलाइन जो एक ऐप है पबजी, उसको कुछ नाम बदल के वो वापस इंडिया में आ रही, तो उसको आप बैन करिए। तो इस कंटेक्स्ट में ये हुआ कि काफी ज्यादा रिएक्शन आया लोगों का, खासकर यूट्यूबर्स का। तो कुछ यूट्यूबर्स ने तो उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी केस हो गया उनके अगेंस्ट। तो उसमें आप अगर देखोगे उस पूरे मुद्दे को, तो उसमें अगर आप एनालाइज करते हैं तो कम से कम 10-15 लाख लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट किया अलग अलग चैनल पे। तो फिर हमने जब पाया तो देखा कि जो यूट्यूबर हैं वो पबजी का बस गेम जो वो खेल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे डालते हैं और लोग उसमें उसको भी देखते हैं। तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ था जान के कि ऐसा भी कुछ होता है कि कोई पबजी खेल रहा है, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें भी अच्छा पैसा बना रहे हैं। ये सब सारी चीजें हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हमने एक रिपोर्ट बनाया। तो उसमें ये हमने पाया कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग का पूरा रेगुलेशन का जो सिस्टम है, पॉलिसी की, चूंकि नया चीज है तो सरकार ने भी इसको संज्ञान में लिया है। लेकिन अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन गेमिंग को स्टेट्स रेगुलेट कर सकती है। तो कुछ स्टेट्स ने प्रोएक्टिवली स्टेप लेके रेगुलेशन का नियम बनाया है। साउथ के कुछ स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन गेम बैन भी है। लेकिन जनरली इंडिया के अगर आप विभिन्न स्टेटों को देखें तो वहाँ पे ऐसा अभी तक लॉ और पॉलिसी रेगुलेशन नहीं है। तो इसमें हमने लूपहोल्स बताए कि किस स्टेट में नहीं है और कैसे इसको आगे एक दिशा निर्धारित करना चाहिए, ताकि ऑनलाइन गेम जो एक बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है और इतना ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट होगा इसका, खासकर स्टूडेंट पॉपुलेशन पे, तो उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। उसके लिए भी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इसको हमने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है और ये रिपोर्ट हम लोग के वेबसाइट पे भी आ जाएगा और हम लोग आपके साथ भी शेयर करेंगे अगर आप लोग को इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो। धन्यवाद। इस पर सर एक और ये है कि भारत सरकार का क्या रवैया रहा है इसको लेके, आपने थोड़ा प्रकाश डाला, पर इसको थोड़ा अगर विस्तार से थोड़ा सा बता सकें कि किस प्रकार से जो जो हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप रहा है जो इसको लेके, और हमने भी कुछ गेम्स बनाए हैं, तो क्या इस जो जगत में जो रही है हलचल उस पर कुछ। नहीं, देखिए इसमें क्या है, मैं जो ऑनलाइन गेम्स का पूरा जिम्मेदारी है वो स्टेट गवर्नमेंट पे है। आपको यूनियन गवर्नमेंट और वो फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो लॉ बनाने का पूरा दायित्व है वो राज्य सरकारों पर ही है। ठीक है। तो कुछ कुछ राज्य सरकारों ने इस पे स्टेप लिया है। कई सारी राज्य सरकारों के लिए बहुत ही नया चीज है, तो उन्हें उनके पॉलिसी मेकर जो भी वहाँ है तो उन्होंने अभी इस पे स्टेप नहीं लिया है।
और हाल के दिनों में मुझे लगता है कुछ महीनों बाद ही इस पे एक चर्चा होगी और धीरे धीरे सब राज्यों में इस पे एक पॉलिसी आ जाएगा। तो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब ये पॉलिसी हर स्टेट अपनाए, लागू करे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, इतने सारे ऐप्स हैं, तो किस ऐप्स को आपको अलाउ करना चाहिए, कौन सा ऐप वायलेंस चीक इंड्यूस कर रहा है बच्चों में, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे ऐप्स को आप मॉनिटर करें, फिर उसको नहीं आने दें, कौन से गेम को आने देना चाहिए, तो सारा रेगुलेशन का एक दायरा होता है, तो वो सरकार निर्धारित करेगी। तो मुझे लगता है राज्य सरकारें भी जल्दी ही इस पे स्टेप लेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे जरूर निगरानी रख रही होगी और वो भी अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। अगला सवाल मेरा उत्कर्ष से है। जैसा हमने काफी बिंदुओं पर इस पर चर्चा की कि पॉजिटिव साइड्स क्या हो सकते हैं, नेगेटिव साइड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। आगे हम किस प्रकार से, मतलब कि इनकी जो ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, इनको सुधारते हुए और जो ऑनलाइन गेम्स का जो है उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले गेम्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प तो करती ही हैं लोगों को इम्प्रूव कराने के लिए। तो वे फॉरवर्ड तो एक ये रहेगा कि गवर्नमेंट के साइड से कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉज होनी चाहिए। जैसे कि रिसेंटली हमारे जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर लॉ आया था कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट और बहुत मतलब वैसे कंटेंट्स जो कि इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होने चाहिए और जो कि काइंड ऑफ गलत भी है इन अ वे, वैसे कंटेंट्स पे थोड़ा सा रोक होना चाहिए जो कि गेम्स में होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। और गेम्स बहुत बार बच्चे ही खेलते हैं एंड मेनी पीपल आर, मतलब बहुत लोग 18 साल के कम एज के भी होते हैं एंड पेरेंट्स के पास पॉसिबल नहीं है कि वो सब पे ध्यान भी रख पाए। तो ऐसे गेम्स पे एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि उस पॉइंट के बियॉन्ड उसमें वैसे कंटेंट होनी नहीं चाहिए जो कि लोगों को माइंडसेट में चेंजेस लाए। एंड ऑफ कोर्स बहुत बार केसेस ADHD की भी काफ़ी केसेस हुई हैं, ठीक है। तो कुछ पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि उनको अपने बच्चों को और जो लोग ज़्यादा खेलते हैं तो वो गेम्स पे थोड़ा सा ध्यान रखें एंड इनफैक्ट उनके बिहेवियर को भी मॉनिटर करें कि ऐसे प्रॉब्लम्स ना फेस हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के अगर स्टेप्स से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स ई स्पोर्ट्स या फिर जो भी गेम है बहुत बड़ा मार्केट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर बहुत ही नए नए चीज़ और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स और जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि गेम्स को हमेशा गलत वे में देखा जाए, इस पे बहुत स्कोप है, बहुत कुछ नया किया जा सकता है एंड इनफैक्ट काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। एंड इंडिया में भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों को प्रोत्साहित करना भी चाहिए कि गेम डेवलपमेंट, इनफैक्ट गेम बनाना या फिर कुछ इस टाइप का स्टार्टअप्स भी करें। एंड दैट बीइंग सेड, एक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट या लॉ होनी चाहिए कि ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट या कुछ चीज़ जो कि एज अप्रोप्रिएट ना रहे तो उन पे थोड़ा कट ऑफ किया जाए एंड उन पे कुछ एक्शंस हो। इस पर एक छोटा सा फॉलोअप सवाल है और छोटा सा ही जवाब चाहूंगा कि जो इन गेमों के निर्माता हैं, जो कंपनी, जो मेकर्स हैं, वो किस प्रकार से एथिक्स को ध्यान में रख के ये गेम्स बना सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि, और अगर देखा भी जाए तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए नियम बनाया जाए, राइट। तो वो अगर एथिक्स को ध्यान में वो किस प्रकार से रख के और काम कर सकते हैं, ऐसे गेम्स का निर्माण कर सकते हैं जिससे जो सोशल डिमीनर होता है उसका ऑब्लिटरेशन ना हो। राइट। बेसिकली सबसे सिंपल वे होता है कि मतलब कुछ भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो वी हैव फेस्ड दैट लाइफ एंड उससे कुछ इंस्पायर हो करके ही हम लोग काम करते हैं। तो एक मैं सिंपल चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं कोई गेम क्रिएट करूँगा तो मैं सबसे अपने आसपास के लोगों को देखूंगा कि ऑफ कोर्स वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं एंड हाउ इज दैट गेम गोइंग टू इम्पैक्ट देयर लाइफ। तो अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स में भी इम्पैक्ट कर रहे हैं उनके लाइफ में तो दैट कम्स ऑन माय एथिक्स कि ऑफ कोर्स अगर मैं जान रहा हूँ कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो दिस इज प्योरली ऑन मी कि मैं अगर उसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही लॉन्च होने से पहले अगर मैं उस पर एक्शन ले लूँ एंड उसको मैं वेरीफाई करके रेक्टिफाई करके उसको ठीक कर पाऊँ तो आई थिंक बेटर होगा कि ऑफ कोर्स मतलब पहले खुद पे देख लो, खुद से स्टडी करना चाहिए, खुद के लोगों भी अगर यूज कर रहे हैं तो अगर उन पे कुछ नेगेटिव हो सकते हैं तो देन इट कैन आल्सो अफेक्ट मतलब बहुत बड़े लोगों, बहुत बड़े इम्पैक्ट पे भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इन दिस वे वी कैन मूव फॉरवर्ड, मतलब इस पे काम किया जा सकता है। धन्यवाद।
मैं एक अब आखिरी सवाल कहूँ या क्लोजिंग स्टेटमेंट कहूँ, अभिषेक सर से लेना चाहूँगा कि एज ए सोसाइटी, एक समाज के तौर पर इसको हम एक किस वे में परसीव कर सकते हैं और कैसे मतलब दूसरे जो लोगों को जुड़े हैं इस जगत से जुड़े हैं, इन चीज़ें से जुड़े हैं, उनको पॉजिटिविटी, जो इस गेम्स की पॉजिटिविटी है, इनसे अवगत करा सकते हैं, नेगेटिविटी से भी अवगत करा सकते हैं और उनको एक सही रास्ते पर चलने के लिए कह सकते हैं कि प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद पल्लव इस प्रश्न के लिए। तो मतलब इसमें सेक्टर इतना बड़ा अब होने वाला है ना, आप चूंकि देखो पैंडेमिक के टाइम में इतना गेम्स डाउनलोड हुआ है और चीजें ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक करियर की तरह बूम किया है और काफी एप्स और सारी चीजें आई हैं। तो प्रभाव पूरे समाज पे पड़ेगा और हर तरीके का प्रभाव पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशनल इश्यूज है, तो ये सब सारी इश्यूज रहेंगे। लेकिन है कि अब हम लोग अगर इस समाज के हिस्सा हैं तो इसको कैसे प्रोएक्टिवली इसको कैसे काबू में ला सकते हैं। जैसा शिवम ने बताया कि फन एक्टिविटी में लेना चाहिए। तब ऑनलाइन गेम को अभिभावक ये सुनिश्चित करें कि कितने देर बच्चे खेलेंगे, हमेशा मोबाइल का एक्सेस ना दें और उसको खेलने या फन के प्रयोग में ही रखें कि जितना हो सके उतना करें। सरकार की तरफ से ये रहेगा कि किस गेम को आने दें, किस गेम को मॉनिटर करना चाहिए, कौन सा वायलेंस ठीक है, ये चीजें इन सब को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, रेगुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है। और एक स्कूल या इंस्टीट्यूशन के तौर पे अब मोबाइल का एक्सेस तो देखिए सब जगह है और ये चीजें सबके हाथ में मोबाइल, तो ये इंश्योर करना कि ऑनलाइन गेम्स के अलावा भी काफी सारे प्लेटफॉर्म बनाए, फिजिकल गेम्स को भी प्रमोट करें। क्योंकि बच्चे भी अगर एक ही गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन तो भी बोर ही होंगे। हम लोग के टाइम भी जब हम लोग मारियो खेलते खेलते तो ऐसा थोड़ी था कि पूरे दिन रात मारियो ही खेल रहे हैं, आधा घंटा खेला तो फिर अपना चलो क्रिकेट खेलने चले गए, जो भी। तो एक बैलेंस सोसाइटी को लेके चलना पड़ेगा और सरकार को पॉलिसी इसे बना के इसको रेगुलेट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इसको रेगुलेट करना, डेटा प्राइवेसी जो बहुत सारा इश्यू इस पे हुआ है कि हमारा डेटा चाइना चला जाता है कि क्या है नहीं है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बना के इसको पॉलिसी रेगुलेशन के तहत लाया जाना चाहिए और ऑनलाइन गेम्स को इंटरटेनमेंट के पर्पज से बैलेंस तरीके में रखा जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन गेम्स विल बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हम लोग सब जगह देखते हैं बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उनको खेलने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप कितना देर खेलें, कौन सा गेम खेल रहे हैं, इंटरटेनमेंट के पर्पज से खेल रहे हैं कि मतलब आधे घंटे खेले तो फिर पढ़ाई की तरफ अपना वापस चले गए। तो ये सब हमें समाज के तौर पे और सरकार के तौर पे जैसा मैंने बताया वैसे सुनिश्चित करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का धन्यवाद। जैसा कि आज हमने ये वर्तमान समय में ऑनलाइन गेम्स का जो प्रभाव है इस पर ये जो चर्चा की, तो अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये चीज़ सामने आई है कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक अच्छे और बुरे। तो एक अंग्रेजी में कहावत भी है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे उन पर काम करते हैं, कैसे ध्यान में रखते हैं। तो ये एज ए सोसाइटी भी, एज ए समाज भी हमारे लिए एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड समारिटन बनने के लिए कि हम आगे आएं और हम इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हम भाग लें और एज अ फन एक्टिविटी, जैसा सर ने कहा, शिवम ने भी कहा, और एक चीज़ खास उत्कर्ष ने जो बताई, जो एथिक्स की बात की, जो मेकर्स हैं, जो इनके निर्माता हैं, उनको भी एथिक्स को ध्यान में रखते हुए इन गेम्स को बनाना चाहिए। उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनसे ही कोई जुड़ा आदमी इन गेम्स को कंज्यूम कर रहा है। तो अगर वो कोई चीज बना रहे हैं तो उनका असर कहीं ना कहीं इनके जीवन पर भी पड़ रहा है। और इस बिंदु पर भी अच्छी चर्चा हुई कि किस प्रकार से भारत सरकार जो है और जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस प्रकार से गेमिंग के रेगुलेशंस की बात आ रही है, यूएन में भी और बाकी कई प्लेटफॉर्म्स पर इसकी चर्चा होती है। तो कुल मिलाकर इस बात से ये मतलब तय हुआ है कि ठीक है, दोनों पहलू हो सकते हैं। हमको जरूरत है ध्यान में ये रखने की कि अच्छा क्या है और बेहतर कैसे हो सकती हैं चीजें किसी भी बिंदु को लेकर।
तो आप सभी मेहमानों का धन्यवाद और सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा भारत फर्स्ट के बारे में। भारत फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारा मोटो है टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एम्पावर इंडिया। हमारा एक प्लेटफॉर्म है नॉलेज सेंटर, जहाँ पर हम लोगों को चीज़ों से अवगत कराते हैं और उनके साथ हम उनको खेलों के रूप में सिखाते हैं। जैसा कि अभी ये गेम्स पर ही था, ऑनलाइन गेम्स पर ही सेशन था, तो हम वहाँ पर खेल खेल में लोगों को पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह हैं। तो हम चाहें तो ये दर्शकों से ये अनुरोध है कि वो सब जुड़े हमारे साथ, नॉलेज सेंटर पर जाएं, देखें। और आज का ये जो कार्यक्रम है इसको यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद पल्लव।